जॉइंट फैमिली में रोटियों की महाभारत। दिल्ली के एक बड़े से घर में गुप्ता परिवार रहा करता था। आज सुबह से ही घर में हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि सबसे बड़ी बहू सुनीता अचानक बीमार पड़ गई थी। रसोई की जिम्मेदारी अब किसके कंधों पर आएगी, बस यही सवाल सबके दिमाग में घूम रहा था। हाय राम, मेरा तो पूरा शरीर अकड़ गया है। अब मैं कैसे रसोई का काम करूंगी? बहुत गर्मी लग रही है और मेरा दम भी घुट रहा है। अंजलि और रीता दोनों सुनीता के कमरे में आकर खड़ी हो जाती हैं। दोनों की आंखों में रसोई की कमान संभालने की चाह साफ नजर आ रही थी। भाभी जी, आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना। मेरे पास तो 10 साल से इस घर की सेवा करने का तजुर्बा है। रसोई का सारा काम संभाल लूंगी मैं। अरे यार अंजलि दीदी, मैं भी तो हूँ। क्यों ना हम दोनों मिलकर काम बांट लें? आपको अकेले इतना सारा काम क्यों करना है? अंजलि की आंखों में चिड़चिड़ाहट की चमक आ रही थी। रीता का सुझाव उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अरे रीता, तुम तो अभी नई हो इस घर में। रसोई का काम कोई मजाक नहीं है। यहाँ तो एक्सपीरियंस बंदा चाहिए मेरी तरह। बस भी करो दीदी, नई हो तो क्या हुआ? रोटी बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। मैं भी इतनी ही अच्छी रसोइया हूँ जितनी की आप है। इसी बीच दादी जी अपनी छड़ी टकटकाती हुई कमरे में आती है। उनके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान छाई हुई थी। अरे 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 बाप रे बाप, यहाँ तो महाभारत छिड़ी हुई है। सुनो बहुओं, एक काम करते हैं, जिसकी रोटी सबको सबसे ज्यादा पसंद आएगी वही रसोई संभालेगी। बहुत खूब दादी जी, मैं तैयार हूँ। देखते हैं कि कौन जीतेगा। मुझे भी कोई एतराज नहीं, लेकिन हार के लिए तैयार रहिएगा दीदी। शाम को रसोई में दोनों बहुएं अपनी अपनी रोटी बनाने की तैयारी में लग जाती हैं। दादी जी चश्मा लगाकर जज बनकर बैठी हुई थी। अरे रे 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 रे, तो फिर शुरू हो जाइए महारानियों। मैं भी जरा रोटियों की जांच तो करूं अपने चश्मे से। गोल है या टेढ़ी मेढ़ी सब देखूंगी। दोनों बहुएं आटा गूंथना शुरू करती है। अंजलि बहुत तेजी से काम कर रही थी, जबकि रीता धीरे धीरे लेकिन सफाई से काम कर रही थी। 10 साल का अनुभव कम नहीं होता। आज दिखाऊंगी कि रसोई कैसे संभालते हैं। दीदी को लगता है मैं कुछ नहीं जानती। आज उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। आधे घंटे बाद दोनों की रोटियां तैयार हो जाती है। पूरा परिवार अब एक साथ मौजूद होता है। वाह, क्या बात है, बहुत टेस्टी है। मजा आ गया खाकर। अरे ये तो कमाल की है, बिल्कुल माँ जैसा स्वाद। अरे यार, दोनों ही बहुत अच्छी है। फैसला करना थोड़ा सा मुश्किल है। अचानक दादी की नजर रीता की रोटी पर जाती है और वो चश्मे से उसे घूर घूर कर देख रही थी। अरे ये क्या, रीता की रोटी में तो नमक बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैंने कहा था ना, अनुभव की बात होती है। रीता से गलती हो गई होगी। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो नमक डाला था। जरूर किसी ने मेरे साथ धोखा किया है। रीता रोते हुए अपनी रोटी का टुकड़ा उठाकर चखती है, तो सच में नमक नहीं था। वो हैरान रह जाती है। अरे रीता, हार मान लो, गलती तो सभी से होती है। अब रसोई की जिम्मेदारी मेरी हुई। नहीं नहीं, मुझे यकीन है कि किसी ने साजिश की है। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकती। इसी बीच सुनीता अपने कमरे से निकलकर रसोई की तरफ पानी पीने के लिए आती है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक दिख रही थी, बीमार नहीं थी। अरे भाभी जी, आप तो बिल्कुल ठीक लग रही हैं। बुखार उतर गया क्या? हाँ, अभी अभी। मतलब सुनीता बेटी, तुम तो बिल्कुल फिटफाट दिख रही हो। सुबह तो तुम्हारी हालत खराब थी। सुनीता समझ जाती है कि उसकी पोल खुल गई। वो सर झुकाकर खड़ी हो जाती है। भाभी जी, कहीं आपने? हे भगवान, भाभी जी, आपने नकली बीमारी का नाटक किया। माफ कर दो सभी, मुझसे गलती हो गई। मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि मेरी गैर मौजूदगी में घर कैसे चलता है। सुनीता, ये सब तुमने क्या किया? तुमने हम सबको बेवकूफ बनाया। सभी परिवार के लोग सुनीता को गुस्से से देख रहे थे। माहौल एकदम लड़ाई वाला हो गया था। तोबा तोबा, मैं सोच रही थी कि मुझे रसोई की जिम्मेदारी मिल गई। आपने तो पूरा माहौल और खेल ही खराब कर दिया। और मैं यहाँ रो रही थी कि मेरी रोटी में नमक नहीं है। आपने मेरा नमक हटा दिया ना भाभी जी। हाँ रीता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे आटे से नमक निकाल दिया था। दादी जी अब तक सारी बातें समझ गई थी और अपनी छड़ी जमीन पर वो गुस्से से पटकती है। छी सुनीता, ये सब क्या बात हुई? रिश्तों के साथ ऐसा खेल। बस बहुत हो गया, मैं इस घर में नहीं रह सकती। चलो प्रकाश, हम यहाँ से चलते हैं। मैं भी इस घर में नहीं रह सकती। विकास, मेरा सामान निकालो। दोनों बहुएं अपने पतियों के साथ घर छोड़ने की तैयारी करने लगती हैं। सुनीता को एहसास होता है कि उसकी वजह से पूरा परिवार बिखर गया है। प्लीज मुझे माफ कर दो,
मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ। मैंने सिर्फ ये जानना चाहा कि मैं इस घर के लिए कितना जरूरी हूँ। सुनीता, तुम्हारा तरीका बहुत गलत था। रिश्ते परीक्षा की चीज नहीं होते। दादी जी सुनीता की बात सुनकर थोड़ी नरम पड़ जाती है। वो समझ जाती है कि सुनीता के दिल में क्या था। सुनीता बेटी, तुम्हारा मतलब मैं समझ चुकी हूँ, लेकिन ये रास्ता गलत था। दादी जी, मुझे लगता था कि अंजलि और रीता मुझसे बेहतर काम कर सकती हैं। मैं खुद को साबित करना चाहती थी। भाभी जी, हम तीनों के बिना ही ये घर अधूरा है। हम सभी एक दूसरे के पूरक हैं, समझिए आप। हाँ भाभी, हमें एक दूसरे से कंपटीशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब माहौल थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था। सभी परिवार वाले एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर एक काम करते हैं, अब से हम तीनों मिलकर फैमिली रोटी मेकिंग का प्रतियोगिता करेंगे, लेकिन सिर्फ मजे के लिए, किसी होड़ में नहीं। वाह दादी जी, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। हाँ हाँ, और हम सभी जज बनेंगे। मुझे भी माफ कर दो, मैं अब से ऐसा नहीं करूंगी। और आखिर में सभी परिवार के लोग साथ में मिलकर रोटी बनाने का फैसला करते हैं। रसोई में सभी एक साथ खड़े होकर एक दूसरे की मदद कर रहे थे और हंस खेल रहे थे। चलो आज मिलकर सबके लिए खाना बनाते हैं। हाँ, इस बार सबकी रोटी में भरपूर नमक होगा। अब हुई ना घर वाली बात, एकता में ही तो शक्ति होती है। इस तरह गुप्ता परिवार की रोटियों की महाभारत की लड़ाई खत्म होती है। सभी को समझ में आता है कि कंपटीशन से बेहतर है साथ में मिलकर प्यार से रहना। वैसे तो निशा ने अपने मायके में अपनी भाभी के खाने को लेकर उसकी खूब बेइज्जती की थी, लेकिन अब बारी आती है निशा की रसोई की। शर्मा निवास की बेटी निशा और बहू बेटा विनोद और काजल रहा करते थे। हाल ही में कुछ दिनों में निशा की शादी हुई थी और बात कुछ ऐसी थी कि सुबह निशा के ससुराल कॉल आता है और बबीता अपनी समधन यानी कि निशा की सास मंजू से फोन पर बातें करते हुए कहती है, राम राम बहन जी, और बताइए क्या हाल चाल है, सब ठीक है ना? हाँ बहन जी, सब बढ़िया है। आप बताइए कि कैसे याद किया आपने? कहीं निशा से कोई भूल चूक तो नहीं हो गई ना, जिसकी शिकायत करने के लिए आपने मुझे फोन किया हो? अरे नहीं नहीं समधन जी, मैं कोई जालिम सास थोड़ी हूँ। मैं तो अच्छी संस्कारी सास हूँ। मैं अपनी बहू की शिकायत करने के लिए फोन नहीं कर रही हूँ। मैंने आप लोगों को न्योता देने के लिए फोन किया है ताकि आप लोग आए और पकवान खाएं। सारे रिश्तेदारों को बुलाया है मैंने, तो आप भी तो रिश्तेदार हो। अरे पर निशा की तो पहली रसोई हो चुकी है ना, फिर दोबारा क्यों ये सब? अरे बहन जी, बहू की पहली रसोई तो हो चुकी है। यह तो बस मेरा मन था कि फिर से एक बार रसोई की रस्म करूं, तो 8 बजे तक आ जाइएगा आप लोग। बस मेरे मन की इच्छा हो रही थी कि सभी रिश्तेदारों को घर बुला के खाना खिलाऊं और उनका सम्मान करूं। अच्छा चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या था, निशा के मायके वाले निशा को एक बार फिर से होने वाली रसोई की रस्म में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। उधर सास अपनी बहू को कुछ पैसे देते हुए कहती है, काजल बहू, ये ले पैसे, मार्केट जाकर कुछ मिठाइयाँ और फल वगैरह खरीद ला। परसों हमें निशा के ससुराल जाना है। निशा की सास ने हमें खाने पर न्योता दिया है। क्या माँ जी, निशा के ससुराल वालों को निशा के हाथ का बना हुआ खाना इतना ज्यादा पसंद आ रहा है क्या, जो वो लोग बार बार निशा की रसोई पर सबको न्योता दे रहे हैं? अरे हो सकता है कि निशा की सास को निशा के हाथ का खाना बहुत पसंद आता हो, इसीलिए वो बार बार अपने सभी रिश्तेदारों को अपने घर पर न्योता दे रही हो। क्या माँ जी, आप तो सच्चाई अच्छे से जानती हो कि निशा कितना बेस्वाद खाना बनाती है। अरे उसके हाथ का खाना तो कोई कुत्ता भी ना पूछे। देख, अपनी जुबान संभाल कर बात कर। तुझे क्या लगता है कि खाना सिर्फ तुझे ही बनाना आता है? अरे मेरी बेटी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, तभी तो उसकी सास ने आज तक मुझसे कोई शिकायत नहीं की। और एक तू है, जब भी तेरे मायके वालों के पास फोन जाता है तो तेरी शिकायत के लिए ही जाता है। ये तो आपका बड़प्पन है माँ जी, कि आप मेरी हर छोटी छोटी बात को मेरे मायके में पहुँचा देती हो। वैसे निशा की किस्मत अच्छी है कि उसे ऐसे ससुराल वाले नहीं मिले। तुझसे जितना बोला जाए ना उतना ही बोला कर। मैंने तुझे पैसे दिए हैं ना, मार्केट से मिठाई और फल लाने के लिए, ज्ञान देने के लिए नहीं। मैंने बोला है ना तुझे। काजल पैसे लेकर मार्केट की ओर निकल जाती है। कल की कुछ तैयारियों के लिए वो मिठाई और फल वगैरह खरीदने लगती है। ऐसे ही शाम को काजल मिठाई और फल लाकर निशा के ससुराल जाने की सारी तैयारियां कर लेती है। काजल मन ही मन बहुत ही मुस्कुरा रही थी। पता नहीं किस्मत कहाँ कब किसका साथ देने लग जाए। जब तक मेरी ननद यहाँ थी
तब तक उसने हर दिन मेरे बनाए हुए खाने में खूब कमी निकाली और आज उसके ससुराल में उसके हाथ के बने हुए खाने की इतनी तारीफ हो रही है कि उसकी सास बार बार अपने सभी रिश्तेदारों को खाने पर न्योता दे रही है। अरे जिसे ठीक से चाय बनाने नहीं आती, उसके हाथ का खाना उसके ससुराल वालों को कितना अच्छा लग रहा है। सच में किस्मत पूरी तरह से मेहरबान है मेरी ननद के ऊपर। ऐसे अगले दिन काजल और उसका पूरा परिवार अच्छे से तैयार होकर निशा के ससुराल जाते हैं। ससुराल जाते ही काजल अपनी ननद को देखकर खुश हो जाती है और गले लगा लेती है, जैसे कि पहले में कुछ हुआ ही ना हो। निशा अपनी भाभी को देखकर थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाती है। अरे आप लोग बैठिए, मैं भी आप लोगों के लिए चाय पानी का इंतजाम करवाती हूँ। अरे समधन जी, यहाँ तो सिर्फ हम ही नजर आ रहे हैं, बाकी के रिश्तेदार कब आएंगे? हमको ज्यादा ही जल्दी आ गए क्या? अरे नहीं समधन जी, मैंने बस खास लोगों को ही बुलाया है, जैसे कि आप लोग। आपके अलावा कोई नहीं आने वाला है। आप लोग आइए और बैठिए, बहू आकर खाना परोस देगी। अच्छा, तो यानी कुछ स्पेशल बनवाया है आपने आज हमारे लिए। चलो इसी बहाने आज कुछ बढ़िया बढ़िया खा लेंगे हम अपनी बिटिया के हाथ का। हाँ बहन जी, इंतजार कीजिए आप। निशा की सास की बातें सुनकर काजल समझ जाती है कि दाल में कुछ तो काला है। ऊपर से निशा का मुंह भी बना हुआ है। काजल निशा के साथ निशा के कमरे में जाती है और उससे कहती है, क्या बात है निशा, सब ठीक तो है ना? अचानक से तुम्हारी सास ने हम सबको खाने पर क्यों बुलाया है? अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। क्या बताऊं भाभी, मुझे तो शर्मिंदगी महसूस हो रही है आपसे ऐसी बातें करते हुए, क्योंकि शादी से पहले मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। आज जो भी हो रहा है वो मेरे कर्मों का ही नतीजा है। अरे तुम साफ साफ बोलो ना, क्या कहना चाहती हो? और हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है बात करने का, अगर कोई आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। भाभी दरअसल बात ये है कि मेरे ससुराल में हर कोई मेरे बनाए हुए खाने में कमी निकालता है, क्योंकि मैं भी इस बात को अच्छे से जानती हूँ कि मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता है। इसलिए तो मेरी सास ने आप लोगों को खाने का न्योता दिया है, ताकि आप लोग मेरे हाथ का बेकार खाना खाए, कि आप लोगों को पता चले कि मैं बहुत गंदा खाना बनाती हूँ। अच्छा तो ये है मतलब। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा साथ दे देती हूँ। मैं तुम्हें खाना बनाने सिखाऊंगी और आज सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं होगी। काजल निशा की सास और अपनी सास के साथ किसी बातचीत में उलझा देती है और खुद निशा के साथ रसोई में जाकर अपनी ननद की रसोई संभालने लगती है। देखते ही देखते काजल और निशा मिलकर सारा खाना बनाकर तैयार कर देते हैं। काजल चुपके से अपनी सास और निशा की सास के पास जाकर बैठ जाती है, ताकि किसी को शक ना हो कि खाना काजल ने बनाया है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद निशा सभी के लिए खाना सर्व करती है। खाना खाने के बाद हर कोई निशा की तारीफ कर रहा था। तभी मंजू निशा से कहती है, वैसे आज इतना बदलाव कैसे आ गया बहू तेरे अंदर? आज से पहले तो तूने कभी इतना अच्छा खाना नहीं बनाया, इसीलिए मैंने तेरे परिवार को बुलाया था, ताकि उन्हें पता चले कि तू कितना अच्छा खाना बनाती है। लेकिन तूने ऐसा खाना बनाया ना, तूने दिल जीत लिया। मुझे माफ कर दे, आप लोग भी मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप लोगों को आपकी बेटी की गलती दिखा रही थी, लेकिन मैं खुद गलत साबित हो गई। आंटी जी, चीजों को ठीक होने में थोड़ा वक्त लगता ही है ना। मैं भी जब अपने ससुराल आई थी तब मुझे भी खाना बनाना नहीं आता था। मुझे खाना बनाना मेरी सास ने ही सिखाया था। हाँ भाभी, मैंने जो भी कुछ बनाना सीखा है अपनी सास से ही सीखा है। मेरी सास मेरी माँ के समान है और उनकी बोली हुई हर बात मेरे सर आँखों पर है। इस तरह ननद भाभी मिलकर रसोई को संभाल लेते हैं और अपनी सास और अपने रिश्तों को भी बिगड़ने नहीं देते। सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। घर आने के बाद काजल और निशा दोनों फोन पर खूब बातचीत किया करते, जहाँ ननद अपनी रसोई को कैसे संभालते हैं वो सीखती और खाना कैसे बनाया जाता है ये सभी बातें वो निशा से जान लेती। और इसके बाद वो खुद भी अच्छा खाना बनाने लगती है और अपनी रसोई खुद संभालती है। संजना अपने कमरे में आराम से सो रही होती है। तभी संजना का भाई रोहित वहाँ आता है और संजना को बेड से साइड करके खुद सोने लगता है। संजना की नींद खुल जाती है और उसे काफी गुस्सा आता है। संजना अपने भाई को मारते हुए कहती है, तुझे क्या प्रॉब्लम है? तो अपने कमरे में जाकर सो ना, यहाँ क्यों आया है? वो मेरे ना कमरे का एसी काम नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो मैं यहाँ आ गया सोने। तो ये तब क्यों नहीं याद आया जब तू एसी चालू करके चला जाता है घूमने? तब याद नहीं आया? तब तो मैं चिल्लाती रहूं तो भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ आया है मेरे कमरे में। ये घर ना मेरा भी है, तो ये कमरा भी ना मेरा भी हुआ, ठीक है? चल अब चुपचाप से ना साइड हो जा, वरना ना रोती रह जाएगी। फिर मुझे मत बोलियो कि मैंने जगह नहीं दी तुझे।
इसलिए ना अभी जगह दे रहा हूँ, चुपचाप से सो जा, थोड़ा साइड हो जा। सुनाई नहीं दिया क्या? मुझे सुनाई तो दे गया, लेकिन शायद तुझे समझ नहीं आया कि ये मेरा कमरा है। देख, मैं एक ही बात को बार बार नहीं बोलूंगी, तू खुद हट जा और अपने कमरे में चले जा, वरना मैं माँ को बुलाऊंगी। ओ मैडम, ना तो मैंने तेरे हाथ पकड़े हैं, ना तेरा मुंह दबाया है, ना तेरे पाँव पकड़े हैं, जो ना तू जाके माँ को बता नहीं सकती है। माँ को बताना है ना, जा बता दे। और वैसे भी माँ को ना सब पता है कि मेरे रूम में ना गर्मी कितनी ज्यादा है। अगर तू माँ को बुला के लाएगी ना, तो वो ना मेरा ही साइड लेंगी और मुझे ना यहाँ सोने के लिए मना नहीं करेंगी, समझी? अच्छा तो ठीक है, अब मैं माँ को ही बुला लेती हूँ। अब माँ ही तेरी खोई हुई अकल को वापस लाएंगी। माँ, माँ कहाँ हो? आओ न जरा यहाँ। संजना के बुलाने पे संजना की माँ रेखा वहाँ आती है। संजना अपनी माँ रेखा से शिकायत करते हुए बोलती है, माँ आप खुद देख लो इस रोहित को, एक तो मेरे कमरे में अपनी मर्जी से आ गया और ऊपर से मुझे ही अकड़ दिखा रहा है। आप इसे बोलो कि चुपचाप यहाँ से चला जाए। माँ, इससे मैंने कहा कि मेरे ना कमरे का एसी खराब हो चुका है, तो ना तू मुझे यहाँ पे सोने दे, तो ये मुझे मना कर रही है। और आप ही बताओ, इतनी गर्मी में मैं उस कमरे में सोने जाऊंगा? तो मेरी गलती तो नहीं है ना इसमें, मैं क्यों तेरे लिए एडजस्ट करूँ? तू कभी करता है क्या मेरे लिए एडजस्ट? मुझे बोल रहा है कि मैं एडजस्ट करूँ। माँ अब आप ही बोलो इसे कि ये यहाँ से जाए। चुप कर तू। अरे रोहित गलत ही क्या कह रहा है, उसके कमरे में कितनी गर्मी लगती है, एसी खराब हो गया है। अब क्या ये बेचारा वहाँ गर्मी में सोए और तू महारानी यहाँ एसी में आराम करे? तो माँ आप ही बताओ ना, इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें मेरी गलती कैसे हो गई? आपके सामने की ही बात है, जब ये एसी चालू कर कर चला जाता था, एसी चालू होने के बाद भी कमरा खुला छोड़ देता था, तब भी आप इसकी तरफ से ही बोलते थी कि बच्चा है, धीरे धीरे समझ जाएगा। और जब इतना बड़ा हो गया है, वाकई में समझना चाहिए, तो वो भी नहीं समझता ये, और अब भी आप इसे कुछ नहीं कहती हो। तो क्या हुआ, मेरा ही तो घर है। और वैसे भी कल को तू ससुराल चली जाएगी, उसके बाद सब कुछ तो मेरा ही हो जाएगा। तो फिर, और वैसे भी बेटियां पराया धन होती है, पराये घर जाती है, तो ना तू इस घर में अपना हक जमाना छोड़ दे। इसलिए तो मैं यहीं पसर के सोऊंगा, और माँ भी मेरा साथ देंगी, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, उनके बुढ़ापे का सहारा, समझी? ससुराल ही जाऊंगी मैं, कोई जहन्नुम में नहीं जो वहाँ से वापस ना आऊं। ये लड़का है तो इसे ही सब दे दो, बेटिया का क्या है, वो तो गाली खाने के लिए ही पैदा हुई है ना। संजना अपनी माँ से काफी बहस करती है, लेकिन होता क्या है, जो रेखा चाहती है, रोहित बड़े मजे से अपनी बहन के कमरे में सोता है और संजना भी उसका कुछ नहीं कर पाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद संजना की शादी राहुल नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के बाद संजना अपने ससुराल को अच्छे से संभाल लेती है। ये देख के संजना की सास गीता काफी खुश होती है। एक दिन संजना खाना बना के अपनी सास के कमरे में जाती है और अपनी सास को खाना देते हुए कहती है, माँ जी ये लीजिए, खाना खा लीजिए। आज मैंने आपकी पसंद की सब्जी बनाई है, भिंडी बहुत पसंद है ना आपको, तो मैंने वही बनाई है। चलिए अब जल्दी से उठ जाइए और खाना खा लीजिए। वाह बहू, तू तो सच में बहुत अच्छी है। जब से तू आई है ना, तब से मेरे घर में ना खुशियाँ ही भर गई हैं। माँ जी मुझे पता है कि आपको आपकी बहू बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप हमेशा ही अपनी बहू की तारीफ ही करती रहे। अरे इतनी भी अच्छी नहीं हूँ मैं। बहू, मजाक करने की मेरी आदत बिल्कुल भी नहीं है। मेरे दिल में जो है मैं वही बोल रही हूँ। और तो और मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे तेरी जैसी बहू मिली है। ठीक है माँ जी, अब आप मेरी तारीफ करना बंद करो और खाना खाओ, वरना खाना ठंडा हो जाएगा और मुझे दोबारा से खाना गर्म करना पड़ेगा। रसोई में अभी और भी बहुत सारे काम है, मैं पहले वो करूँगी। संजना अपनी सास के दिल से सेवा करती है। कभी भी संजना अपनी सास के साथ कुछ गलत नहीं करती है। शादी के कई दिनों बाद अब राहुल ड्रिंक करने लगता है, जिसकी वजह से घर में सारे परेशान रहते हैं। एक दिन आधी रात में राहुल ड्रिंक करके घर आता है तो गीता कहती है, अरे नालायक, क्यों पी के आया है? हे भगवान, तेरी अब शादी हो चुकी है, कम से कम पी के मत आया कर। क्यों अपना बसा बसाया घर बर्बाद करने में तुला है? अकल कब आएगी तुझे? क्यों काम धंधा छोड़ गए, नशे की लत पे लगा रहता है तू? अरे माँ, नशा क्या है? अरे नशा चीज ही ऐसी है, एक बार कोई करता है ना तो उसके सर पे चढ़ जाता है, उसके बाद तो उतरने का नाम नहीं लेता। वैसे माँ, मुझे ना बहुत भूख लग रही है, जाओ जल्दी से खाना लेकर आओ, मैं खाना खाऊंगा। माँ जी
इन्हें कभी समझ क्यों नहीं आता है, आज भी ऐसे पी कर आ गए हैं। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? मैं तो परेशान हो गई हूँ उनसे। बहू, गलती तो इसकी है, तू क्यों परेशान हो रही है इसकी बातों से? इसकी बातों को अपने दिल से मत लगा, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। और तू तो है ही इतनी अच्छी कि तू घर संभाल ही सकती है। गीता अपनी बहू को बहुत मानती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद गीता की तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है, तो गीता अपनी अलमारी से कुछ पेपर्स निकलवाती है और संजना को देते हुए कहती है, बहू मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है और ये जो जमीन के कागजात है इसे तू ही रख ले। तुम्हें सब कुछ पता तो होना चाहिए। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही है? आपको कुछ नहीं होगा। बहू जिंदगी का तो कुछ पता ही नहीं है, आज हूँ या कल नहीं। मैं ये सारी जमीन ना मैंने राहुल के नाम कर दी है। माँ जी, आप उनके नाम क्यों कर रही है सब? आपको पता है ना वो कितनी पीते हैं, वो ये सब भी बेच खाएंगे। बहू ये सब तो उसी का ही बनता है ना, तेरा तो मायका है और तेरा यहाँ क्या ही बनता है। अगर तेरा बच्चा होता तो बेशक मैं ये सब तेरे ही नाम कर देती। माँ जी, मैं अपना मायका छोड़कर आई हूँ। कहते हो ना आप सभी कि मायके के बाद ससुराल ही होता है बेटी का, तो अब ससुराल वाले ये कैसे कह सकते हैं? बहू, कभी बेटी का ससुराल अपना नहीं होता है, ये बात तुझे समझनी चाहिए। और ये तू जितनी जल्दी समझ जाएगी उतना ही तेरे लिए ही अच्छा होगा। संजना को अपनी सास की बातें सुन के बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो अब अपना ससुराल छोड़ के मायके आ जाती है। संजना को देखकर रेखा काफी खुश होती है और उसे गले लगाकर कहती है, तू अचानक से कैसे आ गई? तूने आने से पहले कोई खबर भी नहीं दी। तुझे पता है मैं तुझे बहुत याद कर रही थी। वैसे इस बार कितने दिनों के लिए आई है तू? माँ, मैंने अपना ससुराल छोड़ दिया, अब मैं यहाँ रहने वाली हूँ। अब मैं अपना ससुराल वापस नहीं जाऊंगी, मेरा ससुराल कभी था ही नहीं। ये तू क्या बकवास कर रही है? बेटी की शादी के बाद उसका मायका कुछ नहीं होता है, ससुराल ही सब होता है। इसका मतलब ना मैं मायके की और ना ही ससुराल की। कोई बात नहीं, अगर मैं कहीं की भी नहीं हूँ तो खुद की तो हूँ ना। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेले भी रह सकती हूँ। संजना अब ना ही अपने मायके में रहती है और ना ही अपने ससुराल जाती है। अब अकेले वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है।